फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये द वन एंड ओनली बचेंद्री पाल के बारे में है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल यानी कि जो ग्रुप था वो 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज़ से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। यानी कि दिल्ली से उन्होंने हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन में बैठकर वो काठमांडू के लिए निकल पड़े थे। उस दल से पहले यानी कि उस ग्रुप से पहले ही एक मजबूत ग्रुप पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि वह बचेंद्री पाल वाला जो ग्रुप था उसके बेस कैंप पर पहुंचने से पहले ही बर्फ़ के गिरने के कारण जो कठिन रास्ते बन चुके थे यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ते बने हुए थे, उन सभी को साफ़ कर सके। तो बचेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाज़ार जो कि शेरपा लैंड में है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है यानी कि नगर का इलाका है। यहीं से बचेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा बचेंद्री पाल को बताया गया कि शिखर पर जाने वाले हर व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। तो लोगों ने उन्हें ऐसा बताया। तो जब उनका ग्रुप 26 मार्च को पेरिस पहुंचा तो उन्हें बर्फ़ से खिसकने के कारण एक शेरपा कूली जो था उसकी मृत्यु का दुख भरा समाचार मिला। तो पूरे 16 शेरपा कूलियों के ग्रुप में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। तो इस समाचार के कारण यानी कि इस न्यूज़ के कारण बचेंद्री पाल के अभियान दल यानी कि ग्रुप के जो सदस्य थे उन सभी के चेहरों पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के जो नेता थे यानी कि उनके ग्रुप के जो लीडर थे कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को यानी कि सभी मेंबर्स को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है, वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। बचेंद्री पाल कहती हैं कि उपनेता यानी कि जो सब लीडर थे प्रेमचंद जो कि पहले वाले ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे यानी कि जो पहले वाले ग्रुप को गाइड कर रहे थे, वो भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए थे। उन्होंने बचेंद्री पाल के ग्रुप की सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को कुंभू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया यानी कि कुंभू ग्लेशियर के बारे में बताया। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ते में चिन्ह बनाकर यानी कि सिंबल बनाकर सभी बड़ी मुश्किलों को सॉल्व कर लिया गया है। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और जो आइस फॉल है और जो बर्फ़ है वो अभी तक उसका गिरना जारी है, जिसके कारण अभी तक किए गए सभी काम जो है वो बेकार हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता दोबारा से खोदना पड़ सकता है, अपने लिए रास्ता दोबारा से बनाना पड़ सकता है। तो बचेंद्री पाल कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और किसी की मृत्यु की खबर मिली। पानी और हवा सही ना होने के कारण एक रसोई यानी कि जो खाना बनाने में हेल्प करता है उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से बचेंद्री पाल और उनके जो साथी थे उनमें मोटिवेशन नहीं था और वो सभी लोग जो है वो घबराए हुए थे। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट माउंटेन को देखा और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा यानी कि उसके बाकी जो पार्ट्स थे उन सभी को देखा। बचेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गईं। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज़्यादातर सामान को वो हिमपात यानी कि आइस फॉल के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को
एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी यानी कि अनस्टेबल पुल को बनाना, लट्ठों यानी कि लाठी जो होती है और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवार पर रस्सियों को बांधना यानी कि बर्फ़ की दीवार पर रस्सियों को कैसे बांधा जाता है, और उनके पहले दल के तकनीक कार्यों के बारे में यानी कि उनसे पहले जो ग्रुप गया था उसके तकनीक यानी कि टेक्निक के बारे में उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी। यानी कि इन सभी चीज़ों को उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को एक्सप्लेन किया। बचेंद्री पाल कहती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात यानी कि जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था वहाँ से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था, यानी कि पहले से ही तय था कि वो लोग सामान ढोकर चढ़ाई करने की प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? हिमपात यानी कि जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था वहाँ से कैंप 1 तक। रीता गोबू और बचेंद्री पाल साथ साथ चल रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता गोबू और बचेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल वे 2 ही महिलाएं थी, यानी कि वो 2 वुमेन्स थी जो कैंप 1 तक पहुंच पाई थी। जब अप्रैल में बचेंद्री पाल कैंप बेस में थी तब तेनजिंग जो कि उनके ग्रुप के एक मेंबर थे वो अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया, यानी कि उन्होंने इस बात पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि दल का यानी कि ग्रुप का हर एक मेंबर और हर एक शेर्पा कूली से बातचीत की जाए और सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यह कहकर दिया कि ये जो चढ़ाई है वो उनके लिए बिल्कुल ही नई है, न्यू है, और एवरेस्ट उनका पहला मिशन है। तो इस बात को सुनकर जो तेनजिंग थे वो हंसने लगे और बचेंद्री पाल से उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला मिशन है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया, उन्होंने ये भी बताया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ना पड़ा था, जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल एक पक्की माउंटेनियर लड़की लगती है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बचेंद्री पाल कहती हैं कि 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए एक सुंदर और रंग बिरंगे नाइट लॉन के बने तंबू यानी कि टेंट के कैंप 3 में थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे यानी कि 12:30 के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ़ का पिंड यानी कि एक बहुत ही बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा उनके कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बन गया था। लोब्सांग जो कि एक इंसान है वो अपनी स्वीस छुरी की मदद से यानी कि एक नाइफ़ की मदद से बचेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। उन्होंने बचेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ़ की खुदाई की और बचेंद्री पाल को उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। बचेंद्री पाल कहती हैं कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को 8 बजे सुबह 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। यानी कि पहले वो रात में कैंप 3 पर ठहरे हुए थे, रुके हुए थे और सुबह 8 बजे वो कैंप 2 तक पहुंच गए थे। तो बचेंद्री पाल और उनके दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह से कहा कि
यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस से भरा हुआ कार्य था। यानी कि वो सुरक्षा दल के यानी कि सुरक्षा ग्रुप के जो सभी लोग थे उन सभी को अप्रिशिएट कर रहे थे। बचेंद्री पाल कहती हैं कि सभी 9 जो मेल सदस्य थे उन सभी को चोटें आई थी और उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, तो उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी जो कर्नल खुल्लर थे वो बचेंद्री पाल की तरफ मुड़ते हैं और वो उनसे कहने लगे कि क्या वह डरी हुई है। इसके उत्तर में, इसके जवाब में बचेंद्री पाल ने हाँ कहा। कर्नल खुल्लर ने फिर से पूछने पर क्या वह वापस जाना चाहती है, तो इस पर बचेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जवाब दिया कि वो वापस नहीं जाना चाहती। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने दल के यानी कि उन्होंने अपने ग्रुप के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय लिया। यानी कि उन्होंने नीचे जाने का फैसला किया जूस और चाय लेकर। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू से यानी कि टेंट से बाहर कदम रखा। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही वो कैंप के इलाके से बाहर आ गई, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय 2 पर्सन का नाम है। की और जय अभी कुछ पीछे थे। बचेंद्री पाल को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने बचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की भी कोशिश की, मगर बचेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा। की बचेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और उसने बचेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बचेंद्री पाल ने उसे कहा कि औरों की तरह मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, यानी कि मैं भी एक माउंटेनियर हूँ, इसलिए वह इस दल में आई हुई है, वो इस ग्रुप में आई हुई है। शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि बचेंद्री पाल को चोट नहीं आई हुई थी और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक थी, तो वो कहती है कि जब मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ तो मुझे अपने ग्रुप के बाकी सदस्यों की भी मदद करनी चाहिए। बचेंद्री पाल की बात को सुनकर की जो है वो हंस पड़ता है और उसने वो जो लाई थी चाय वगैरह पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने बचेंद्री पाल को अपना किट ले जाने नहीं दिया। बचेंद्री पाल कहती हैं कि थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाठू और बिस्सा 2 पर्सन हैं, तो वो दोनों उनसे मिलने के लिए नीचे उतर आए और वे साउथ कोल कैंप पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह बनाई गई थी, यानी कि जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह जो है मौजूद थी, वो लोग वहाँ पर लौट आए। बचेंद्री पाल कहती हैं कि साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे कठोर बहुत ही मुश्किल जगह के नाम से साउथ कोल फेमस है। बचेंद्री पाल कहती हैं कि अगले दिन वह सुबह 4 बजे उठी। उसने बर्फ़ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से यानी कि अपने टेंट से निकल पड़ी। बचेंद्री पाल ने देखा कि अंगदरोजी बाहर खड़ा था और कोई भी आसपास नहीं था। अंगदरोजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। तो बचेंद्री पाल कहती हैं कि इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था या फिर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने की अपनी कोशिश को छोड़ देना था, क्योंकि ये मुश्किल था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि वो जल्द से जल्द चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने बचेंद्री पाल से पूछा
क्या वह उसके साथ जाना चाहेगी? बचेंद्री पाल जानती थी कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत का काम होगा। इसके अलावा यदि अंगदरोज़ी के पैर ठंडे हो गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। बचेंद्री पाल को फिर भी अंगदरोज़ी पर विश्वास था और साथ साथ बचेंद्री पाल को उसके चढ़ने की क्षमता और काम के प्रति उसकी कुशलता के बारे में भी विश्वास था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति इस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। बचेंद्री पाल कहती हैं कि सुबह 6:20 पर जब अंगदरोज़ी और बचेंद्री पाल दोनों साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। बचेंद्री पाल अपने चढ़ाई के आवश्यक सामग्री यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उन सभी को काफ़ी सुरक्षित और सही स्थिति में रखे हुई थी। बचेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदरोज़ी एक निश्चित गति यानी कि एक निश्चित स्पीड से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई भी मुश्किल नहीं हुई। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जमे हुए बर्फ़ की सीधी चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादर बिछी हो। उन सभी को बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत जो है वो काट सके। बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर, उन खतरनाक जगहों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में वे सभी शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदरोज़ी ने पीछे मुड़कर देखा और बचेंद्री पाल से कहा कि क्या वह थक गई है। इसके जवाब में बचेंद्री पाल ने कहा कि वह थकी नहीं है, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज़ हुए और वो खुश भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने यानी कि जो पहला वाला ग्रुप था उसने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहा तो वो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू जो है एक पर्सन है जो अंगदरोज़ी और बचेंद्री पाल के पीछे पीछे आ रहा था और जब वे दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो भी अंगदरोज़ी और बचेंद्री पाल के पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद सभी ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदरोज़ी और बचेंद्री पाल रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि अंगदरोज़ी और बचेंद्री पाल के संतुलन यानी कि बैलेंस के लिए पकड़ी हुई थी। तो लहाटू ने ध्यान दिया कि बचेंद्री पाल इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा में यानी कि कमी में लगभग 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट पर मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हैं। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उसने बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई यानी कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। यानी कि लहाटू ने ध्यान दिया कि जहाँ पर 4 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वहाँ पर जो बचेंद्री पाल थी वो 2.5 लीटर ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। तो उसने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया और जैसे ही उसने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया बचेंद्री पाल को चढ़ाई करना और भी आसान लगने लगा। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति, हवा की स्पीड बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके,
भुरभुरे बर्फ के कणों यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे उन्हें देखने में मुश्किल हो रही। उस ऊंचाई पर इतना तेज हवा के झोंके के कारण और छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े हैं वो आसपास चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे उन्हें देखने में मुश्किल हो रही थी। तो बहुत बार देखने के बाद उन्होंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, यानी कि उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर और वो ऊंचा चढ़कर जाएंगे, उसके बाद जो ढलान है वो सीधे एकदम नीचे की तरफ गई हुई है और कोई भी ऊंचाई चढ़ाई नहीं है। तो ये देखकर बचेंद्री पाल की सांस जो है वो एकदम से रुक गई और उन्होंने फील किया कि अब सफलता उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। कौन? बचेंद्री पाल। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल पहली भारतीय, पहली इंडियन वुमेन थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके, यानी कि एवरेस्ट का जो चोटी है, टॉप है, उस पर इतनी जगह नहीं है कि दो व्यक्ति उस पर एक साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न अब सुरक्षा का था। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रहने लायक जगह बनाई, यानी कि उन्होंने उसे बर्फ को खोदकर खड़ा होने के लायक बनाया। इसके बाद बचेंद्री पाल कहती हैं कि वह अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथा यानी कि एवरेस्ट के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और चालीसा निकाली। उन्होंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। खुशी के इस पल में बचेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे वह उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उन्होंने अपने साथी अंगादरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगादरोजी जिन्होंने बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया, उन्हें मोटिवेशन दिया और लक्ष्य तक पहुंचाया। बचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई दूसरी बार करने पर बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। वो बहुत प्रसन्न है, वो बहुत खुश है ये देखकर। बचेंद्री पाल कहती हैं कि कुछ देर बाद सोनम पुलजर वहां पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने उनके नेता का एवरेस्ट पर उन चारों के होने की सूचना दे दी थी, यानी कि उनके जो लीडर थे उनको बता दिया था कि वे सभी एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच चुके हैं। तब बचेंद्री पाल के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत खुश हुए। बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल की इस अलग प्राप्ति के लिए, इस अलग जो उन्होंने पाया है उसके लिए बचेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। और वो बचेंद्री पाल से ये भी कहते हैं कि पूरे देश को बचेंद्री पाल पर गर्व है और अब वो एक ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो उसके द्वारा पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा।